क्या सच में ऐसा होता है कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये बच्चों के फ्यूचर को प्लान करने में काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल प्ले करते हैं। न्यूमरोलॉजी है जी, वास्तु है। बच्चों के जो फ्यूचर होता है, उनके आगे भविष्य में क्या करना हो, इसके लिए वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और वास्तु के अंदर जो घर की डायरेक्शन होती है, एनर्जी होती है, बच्चा किस एनर्जी में बैठ रहा है, किस जोन में बैठ रहा है, उसको किस तरीके की एनर्जी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर पूरा पूरा। लेकिन ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एज है जिस टाइम पे उन्हें ये समझना चाहिए कि अब हमारे बच्चे को उसके करियर के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है? न्यूमरोलॉजी कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एज बताती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में हर एज पे अलग बच्चों का इफेक्ट आता है। जैसे जो बच्चे होते हैं 2, 4, 7 वाले होते हैं, ये ओवर थिंकर बच्चे होते हैं। ये बहुत सोचते रहते हैं। पर इंट्रो बच्चे होते हैं, ये सब पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। हर पेरेंट्स का एक ही सपना होता है कि उनका बच्चा ज़िंदगी में खुश रहे, सक्सेसफुल हो और सही टाइम पे सही डिसीज़न ले। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हर बच्चे के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ हों। आज के टाइम पे, आज के दौर में अगर सबसे बड़ा चैलेंज फेस करने को आता है तो वो ये है कि हर बच्चे के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, तो कुछ क्रिएटिविटी में भी अच्छे होते हैं। क्या हम इसे वास्तु और न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं? आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट्स राजीव सर और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट सीमा मैम। आज हम उनसे जानेंगे इस पॉडकास्ट में कि किस तरह से वास्तु और न्यूमरोलॉजी बच्चों के फ्यूचर के ऊपर अफेक्ट डाल रही है। जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान करते हैं तो उन्हें ऐसी कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार राजीव सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार सीमा जी, मैम। कैसे हैं सर मैम आप दोनों? बहुत अच्छा। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो सर मैम आप दोनों से ही एक ही सवाल बस सबसे स्टार्टिंग में मैं पूछना चाहूँगी कि क्या सच में ऐसा होता है कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी ये बच्चों के फ्यूचर को प्लान करने में काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल प्ले करते हैं। न्यूमरोलॉजी है जी, वास्तु है। बच्चों के जो फ्यूचर होता है, उनके आगे भविष्य में क्या करना हो, इसके लिए वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी। अगर पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिलकर इस साइड ध्यान दें कि हमारे बच्चे के लिए फ्यूचर में कौन सा वो बिजनेस करे, कौन सा वो प्रोफेशनल करे, तो और उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करे, तो वो आगे जाके बच्चे सक्सेस होते हैं। और वास्तु के अंदर जो घर की डायरेक्शन होती है, एनर्जी होती है, बच्चा किस एनर्जी में बैठ रहा है, किस जोन में बैठ रहा है, उसको किस तरीके की एनर्जी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव डालती हैं बच्चे के ऊपर। हर जोन कुछ ना कुछ देता है, हर जगह की एनर्जी अलग अलग है, तो उस हिसाब से बच्चा उसके अंदर रमता है। मैम अब क्योंकि सर ने एनर्जी की बात की है तो एनर्जी से एक वर्ड आता है स्ट्रेंथ। लोग कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसी बच्चे की पर्सनालिटी या फिर उसके स्ट्रेंथ का पता चलता है, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, डेट ऑफ बर्थ से बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ पता चलता है। देखिए, अब आज बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम। जी। डेट ऑफ बर्थ में जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ है, उसको उसका ड्राइवर नंबर हो गया। हम उसको देख के ये बता सकते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, बच्चे का नेचर क्या है। और अगर हम उसका कंडक्टर नंबर निकालते हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ जिस दिन वो पैदा हुआ है, मंथ और ईयर, तीनों को हम प्लस करेंगे, जो एक नंबर निकल के आएगा, उसकी एनर्जी हमें ये बताती है कि लाइफ में इस बच्चे का विज़न क्या है, प्रोफेशनल वे इसके लिए कौन सा सूट करेगा। ये हम उसको कंडक्टर नंबर देख के बताते हैं। और फिर हम एक ग्रिड बनाते हैं बच्चे का, उसके अंदर कौन से नंबर मिसिंग है, जो नंबर मिसिंग है वो उसकी वीकनेस है, और जो उसके अंदर नंबर है अपनी पावर लेकर आया वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे अगर किसी के अंदर 5 नंबर मिसिंग है तो उस बच्चे के अंदर फोकस की कमी आ जाती है। अच्छा। फोकस जो विज़न है वो उसकी कमी आ जाती है। 2 नंबर है, बच्चा इमोशनल होता है, वो मतलब अब अपने आप को इमोशनल ज़्यादा शो करता है। ये इस वजह से हमको उसकी वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ का नंबर को देख के हम बता सकते हैं। ये एक नेचुरल है जो उसकी डेट ऑफ बर्थ में वो लेकर आया है। बाकी तो आगे और भी कुछ ग्रिड में हम देखते हैं उनके, तो वो उसके लिए बताते हैं। जो आपने नेचुरल का पूछा, तो नेचुरल हम ऐसे बच्चों को गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चों की ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है और ये क्या प्रोफेशनल में ये आगे जा सकता है।
मैम तो क्या इसे चेंज किया जा सकता है, मतलब ये या तो ड्राइवर नंबर हो गया या कंडक्टर नंबर, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर सकती हैं कि ये ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर हाँ जी, हाँ जी, ये क्या है, बिल्कुल। इसमें देखिए, ये डिफरेंस? तो आज हमारे व्यूअर्स है, इतना यूट्यूब पे देख देख के सब समझ गए हैं। बट चलो, नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बताते हैं। ड्राइवर नंबर वो नंबर होता है जिस दिन हम पैदा हुए हैं। जैसे हम 1 तारीख को पैदा हुए, तो किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को ये चारों जो डेट है इनका टोटल 1 आएगा, तो वो हमारा 1 नंबर जो हो गया हमारा ड्राइवर नंबर हो गया। और जो कंडक्टर नंबर होता है वो जिस दिन वो पैदा हुआ है वो डेट, मंथ, जिस दिन मंथ में जो जो हुआ है प्लस करेंगे, और फिर जिस ईयर में वो पैदा हुआ है वो टोटल सब डिजिट को टोटल करके एक नंबर आएगा, उसका हम एक सिंगल डिजिट निकालेंगे, वो हमारा कंडक्टर नंबर होता है। ओह, इस तरीके से चलते हैं। उसके बाद तो फिर लोशो ग्रिड में हम बच्चे का बहुत कुछ देखते हैं। जैसे ये फ्यूचर वर्ड हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहले पेरेंट्स हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन यही सोचता है कि पढ़ाई पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा, किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो न्यूमरोलॉजी किस तरीके से उसे गाइड कर सकती है? ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। जी। किसी का किसी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी में। हर बच्चा तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर या आईआईटी टॉपर नहीं होता है। तो हर बच्चे का अपना एक नेचर होता है, उसकी एक अलग स्ट्रेंथ होती है। बट पेरेंट्स को हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी के साथ बच्चे के साथ उसको सपोर्ट करना चाहिए। और फिर जब वो बच्चों का पेरेंट्स जो बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, आज न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी का अवेयरनेस के लिए है कि आपके लिए प्रोफेशनल बेस्ट है। किसी भी नंबर के लिए जो प्रोफेशनल हो वो बेस्ट है। अगर पेरेंट्स और बच्चा ये समझ जाए और उस फील्ड में वो काम करे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। ये पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अब देखें कि 1 नंबर वाला है, अगर वो नहीं पढ़ता है तो आज देखें 1 नंबर वाले लीडर बने हुए हैं, बिना पढ़े हुए भी लीडर बने हुए हैं। अच्छा। और 6 नंबर वाले होते हैं, उनका कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी वो अपने नाम से एक ब्रांड बना लेते हैं, क्योंकि ये उन नंबर की स्ट्रेंथ होती है, कैपेबिलिटी होती है उन बच्चों के अंदर। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई करे। तो आप ये देखें कि मतलब कर जाते हैं बच्चे बिना पढ़े भी। आजकल तो वैसे भी जो बच्चे आजकल के जो जैन जी है वो 2000 बोर्न के हैं, उनके अंदर 2 तो आएगा ही आएगा। अब बच्चे बिना पढ़े कंप्यूटराइज इतना अच्छा काम कर लेते हैं, अपनी अपनी ऐप निकाल लेते हैं। आप देखेंगे 14-15 ईयर्स के बच्चे भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बिल्कुल। वो कोई एजुकेशन से उनका कोई एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन तो होती है, लेकिन पेरेंट्स को ऐसे नहीं कि भाई आपको आईआईटी करना है या आपको डॉक्टर बनना है। पेरेंट्स के अपने सपने होते हैं, वो उस टाइम में कंप्लीट नहीं होते, वो सोचते हैं बच्चे कर ले। बट ये आजकल के पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। बच्चों को जहाँ फोकस हो उसी में सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैम ने अभी एक वर्ड यूज़ किया, फोकस, तो वास्तु में एक्चुअली कौन सा ऐसा जोन है, इम्पॉर्टेंट जोन, जो बच्चे के लिए फोकस का काम करता है? वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में फोकस कर सकता है, इधर वो क्रिएटिविटी हो, अगर वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है तो उसमें, या फिर पढ़ाई में है तो पढ़ाई में। मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट जोन कौन सा है? जी, उनके लिए इम्पॉर्टेंट जोन कौन सा है? देखिए, जोन तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। हर जोन कुछ ना कुछ देता है इनको, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शादी का, सब जोन कुछ ना कुछ देते हैं। सब मिल करके ही एक बना है। चाहे पूरा शरीर क्या कहते हैं हमारे, जैसे हर चीज़ को हाथ पैर वगैरह सब चीज़ें मिला करके पूरा शरीर बना है, उसी तरीके से वास्तु भी क्या कहते हैं एक ऐसा है कि सब चीज़ों को मिला के एक वास्तु पुरुष बना है। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, बच्चे को क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है कि भाई उसका विज़न क्या है, आगे पढ़ने का है या क्या बनने का है, या क्या किस फील्ड में जाएगा, कैसे करेगा, ये नॉर्थ ईस्ट उसको बताता है। आगे साउथ ईस्ट उसको कॉन्फिडेंस देता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, कुछ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। साउथ वेस्ट इसको स्टेबिलिटी देता है और रिलेशंस बनाता है एक दूसरे के साथ। ईस्ट है वो कनेक्शन बना के देता है। इसके बाद आप ले लीजिए अपना वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये अपना एजुकेशन का और सेविंग का जोन है। अच्छा। ये मतलब बच्चा सेविंग भी कर सकता है, लोग बड़े भी सेविंग कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब बच्चा एजुकेशन यहाँ बहुत अच्छे से कर सकता है, यहाँ पढ़ेगा, उसका मन भी लगेगा पढ़ने के अंदर। इसके बाद हम नॉर्थ वेस्ट लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट एक स्पोर्ट का जोन है। अब जो स्पोर्ट का जोन है, तो वो अगर वहाँ का ख़राब होगा तो जो उसके फ्रेंड्स हैं या उसके साथ कोई और हैं, तो उसके अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे, उसको अच्छी शिक्षाएं नहीं दे पाएंगे। और अगर वहाँ का जोन उसका अच्छा है तो उसको अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी, अच्छे लोगों के साथ रहेगा। तो मतलब जैसा जोन होगा वैसे ही गुण देगा। अगर वो अच्छा नहीं है, कहीं टॉयलेट है, कहीं एंटी कलर है, या कचरा पड़ा है, या कोई भी चीज़ है पूरे घर के अंदर, तो वो उसी तरीके से जोन उसको ट्रीट करेगा।
ऐसे ही बच्चों के साथ वो ट्रीट करेगा। सर आजकल तो खैर वैसे है नहीं, आजकल बच्चे क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। पढ़ाई में बहुत रेयर टू रेयरेस्ट बच्चे मैंने देखे हैं आजकल जो बोलते हैं कि मुझे आईआईटी करना है या फिर मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो रेयर बच्चे भी आईआईटी और एमबीबीएस करना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए सबसे परफेक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जोन कौन सा हो सकता है? देखिए, मैंने कहा पहले तो नॉर्थ ईस्ट जोन सबसे पहले आता है। वो उनके माइंड को क्लियर करेगा कि उनके घर का अगर अच्छा है नॉर्थ ईस्ट वगैरह, और वो बच्चा वहाँ पर जा कर के बैठता है, हर रोज़ आधा एक घंटा बैठता है, तो उसके माइंड में सही ये आएगा कि मुझे आगे करना क्या है। उसको विजन मिलता है वहाँ से, मतलब आईएएस बनना है या डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, तो वो उसको करेगा, फिर उसी हिसाब से वो अपनी स्टडी को आगे करेगा। तो उसको मतलब पहले तो नॉर्थ ईस्ट से ही उसको कहते हैं विजन मिलेगा, उसको क्या करना है। बाकी जैसे जैसे जोन है उस हिसाब से उसको उसके एट्रीब्यूट्स मिलते जाएंगे। मैम आजकल लोग कहते हैं कि नाम जो है ना वो अपने पीछे बहुत कुछ हाइड करके रखता है, लोग नाम चेंज भी करवा लेते हैं। तो क्या नेम की वाइब्रेशन जो है वो सच में कॉन्फिडेंस के ऊपर अपना मतलब इम्पैक्ट डालती है? बिल्कुल, नेम की वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि हर अल्फ़ाबेट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जी। 1 से 9 नंबर होते हैं हमारे उसमें, 1 से 9 नंबर मिलके ही हमारा नेम नंबर बनता है। क्योंकि हर नेम में जो अल्फ़ाबेट आते हैं उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वैल्यू होती है। उन सबको टोटल करके जो एक सिंगल डिजिट निकलती है वो हमारे नेम का नंबर आ जाता है। जब हमारा कोई डेट ऑफ बर्थ है और हमारे नेम नंबर के साथ सिंक करेगी, पॉजिटिवली सिंक करेगी, तो वो जो उसका जो ब्रांड नेम होगा या नेम होगा वो उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत सक्सेसफुल काम करेगा। अगर हमारा वो एंटी होगा, हमारी एनर्जी उससे मैच नहीं करेगी, तो फिर वो हमारा विज़न ख़राब हो जाएगा, उस बिज़नेस की तरफ हम जाएंगे, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगी, उसका हमें मतलब रिजल्ट उतना प्रॉपर नहीं मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि 2 नंबर वाले हैं जिसका ड्राइवर 2 है और साथ में नेम नंबर हमारा 8 पे आ जाता है, तो 2 नंबर वाले क्या होता है कि नरम स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं, और 8 नंबर हार्ड होता है। अब पीपल जो होते हैं उनको देख के उस बंदे से डील करते वक्त वो समझते हैं यार ये तो बड़ा कड़क बंदा है, अपॉर्चुनिटी उनके पास आते आते रह जाती है। अच्छा। और जैसे एक जिसका ड्राइवर 1 है और नेम नंबर अगर हमारा 4 पे चला जाता है, तो 1 नंबर वाला क्या होता है कि बिजनेस माइंडेड मैन होता है, अपॉर्चुनिटी उसे बहुत मिलती है, वो काम भी कर जाता है उस पर। लेकिन 4 नंबर क्या है, एक मतलब वो जो 4 नंबर जो होगा ना वो अपने मैनेजमेंट के साथ काम करेगा, वो धीरे काम करेगा कि नहीं प्रॉपर ये काम हुआ है नहीं, इतनी देर में अपॉर्चुनिटी जो है उनके हाथ से चली जाती है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। उस 1 नंबर वालों को नेम फेम फिर नहीं मिल पाता है अगर उनका नेम नंबर 4 पे आ जाता है। तो इस तरीके से नेम की वाइब्रेशन भी जो है फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही मैटर करती है जितनी हमारी डेट ऑफ बर्थ। मैम तो ये पर्टिकुलर पर्सन के नेम के ऊपर भी डिपेंड करता है या फिर ब्रांड नेम्स के ऊपर भी? दोनों सेम है, हम दोनों चीज़ ही देखते हैं, नेम नंबर भी देखते हैं। अगर वो कुछ नया ब्रांड शुरू करना चाहता है तो हम उसके ब्रांड की भी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ब्रांड की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ऑनर के साथ जुड़ी हुई है। जी। और जब ऑनर के साथ जुड़ी हुई है तो हम उसके साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ तो जरूर मैच करेंगे ना। सर क्योंकि अभी जैसे मैंने मैम के साथ बात की, क्वेश्चन किया था, तो मैम ने ब्रांड नेम का ज़िक्र किया। अब क्योंकि ब्रांड जो है वो पर्टिकुलर पर्सन एमबीए करके निकालता है, अपना खुद का जो बिज़नेस है वो सेटअप करता है। बिज़नेस की बात यहाँ पे आ गई, तो बिज़नेस करने के लिए एमबीए किया, एमबीए करने के लिए पढ़ाई किया। अब पढ़ाई करने के लिए वो पेपर तो डेफिनेटली देंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर्स के टाइम पे पढ़ाई नहीं करना चाहते। ऐसे नॉर्मल डेज़ में वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पेपर के टाइम पे उनको, एग्ज़ाम्स के टाइम पे उन्हें पढ़ने का उनका बिल्कुल मन नहीं करता। तो ऐसे में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्या करें? देखिए, एक तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करें कि वहाँ पे कोई कचरा ना हो, कोई टॉयलेट ना हो, कोई एंटी कलर ना हो, जैसे लाल या पीला कलर ना हो। तो उससे क्या है कि बच्चे का माइंड थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं रहती माइंड के अंदर, वो उसको वो पढ़ने नहीं देती, जो है जो वहाँ का एट्रीब्यूट्स है तो उसको पढ़ने नहीं देता। तो एक तो वो चीज़ चेक करें। दूसरा वेस्ट साउथ वेस्ट उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टडी का जोन है, पढ़ने का जोन है। अगर यहाँ भी क्या कहते हैं नीला कलर आ जाए, हरा कलर आ जाए, या आपका कचरा हो या टॉयलेट हो या एंटी कलर्स हो, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ आए तो वो भी बच्चे को पढ़ने नहीं देगी, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। या साउथ साउथ वेस्ट में बच्चा सो जाता है, तो
तो वो डिस्पोजल का जोन है। जो भी उसने याद किया है पूरा दिन याद करके सो गया तो वो डिस्पोजल हो जाता है उसके दिमाग से, उसको सुबह याद नहीं रहता मैंने क्या पढ़ा। तो जोन के हिसाब से क्या कहते हैं सारी चीज़ें देखी जाती है। जैसे आपने ये कहा पढ़ने के हिसाब से ब्रांड वैल्यू का कहा, इससे पढ़ाई से ब्रांड वैल्यू कोई नहीं। आज के तारीख में अनपढ़ लोग भी क्या कहते हैं ब्रांड वैल्यू बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। आज ब्रांड वैल्यू का हमारा जो जोन आता है वो साउथ होता है। जिसका साउथ बहुत अच्छा है तो वो वहाँ से अपना ब्रांड वैल्यू की वहाँ पर फ़ोटो लगा दे, वहाँ पे एक हाथी रख दे, लाल हाथी रख दे, तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं इसके अंदर कि MBA वाला ही ब्रांड वैल्यू बना सकता है। आज मैं समझता हूँ 50 से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने MBA नहीं कर सकी फिर भी अपनी ब्रांड वैल्यू बना रखी है। ये कहना गलत होगा कि हम MBA करेंगे तो ही ब्रांड वैल्यू बनाएंगे। हमारे घर के जोन की जो एनर्जी है वो क्या दे रही है, बच्चे के अंदर कहाँ तक की उसको एनर्जी दे रही है कि वो कहाँ तक पहुँच जाए, कहाँ तक उस ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकता है। मतलब घर की जो एनर्जी है वो पर्टिकुलर चाइल्ड के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकती है, हर तरीके से, हर चीज़ में। मैंने कहा हर जोन कुछ ना कुछ उसको थोड़ा थोड़ा देगा। अच्छा तो हर तरीके से कहीं ना कहीं से उसको मिलेगा तो जब भी वो आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी रह सकता है। सर आजकल क्योंकि घर बहुत छोटे होने लगे हैं तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर का वास्तु खराब है, वो उसे ठीक करना चाहते हैं पर वो विदाउट शिफ्टिंग ठीक करना चाहते हैं। तो ये क्या मतलब पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। लोग डरते हैं कि कहीं तोड़ फोड़ ना हो जाए, कोई वास्तु क्या है, हुआ है क्या नहीं है, ये चीज़ों को लगता है। और बड़े लोग तो वैसे ही नहीं उसको करने देते हैं। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं हम चल रहे हैं, 10 साल से चल रहे हैं, 20 साल से चल रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं वास्तु की क्या जरूरत है। पहले और अब में काफ़ी चेंज आ चुका है। पहले क्या होता था, रंग बिरंगे कलर नहीं होते थे, टॉयलेट क्या कहते हैं रूमों में नहीं होते थे, टॉयलेट घर के बाहर होते थे, पहले दहलीज बनाई जाती थी जब उसको लांग करके आना होता था। तो वास्तु का बहुत चेंजिंग आई है, मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी है, एनर्जी चेंज हो गई तो वास्तु चेंज हुआ। तो उसको ठीक करने के लिए वास्तु है तो हम उसको ही ठीक करते हैं। अब इसको हम क्या है, ये नहीं कि जरूरी तोड़ फोड़ करना होता है, हम बिना तोड़ फोड़ के रेमेडी देते हैं सारी। कि भाई अच्छा। टॉयलेट के अंदर हम स्ट्रिप लगवा देते हैं, टेप लगवा देते हैं। ऐसे कई घरों में किया हमने और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एक केस बताइए। जैसे 1-2 जगह में गया, उन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा था तो व्यापार में दिक्कत थी। वहाँ देखा तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम, उनका कैश फ्लो रुका हुआ था, उनका काम ठीक से नहीं चल रहा था। नॉर्थ के अंदर टॉयलेट थी तो नॉर्थ में क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा तो माल नहीं बिक रहा। बिकेगा कैसे जब नॉर्थ ही बंद पड़ा हुआ है, और जब साउथ ईस्ट बंद पड़ा हुआ है तो कैश फ्लो कैसे चलेगा। उनको खुलवाया। साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे उन्होंने गड्ढा कर दिया, उसको ऊंचा करवाया तो उनके रिलेशंस बने, तो उससे उनका व्यापार एकदम फ्लो में भी आने लग गया, क्लाइंट भी आने लग गए और उनका व्यापार भी अच्छा चलने लगा। आज वो बहुत खुश हैं। आज जो भी काम करते हैं पूछ के करते हैं कि ये काम करना है या नहीं करना। सारे काम वो बिना पूछे कोई भी काम नहीं करते आज की तारीख में। अच्छा इसका बहुत इफेक्ट आता है। मैम, अगर बात करें न्यूमरोलॉजी की तो न्यूमरोलॉजी में क्या कोई ऐसी गाइडेंस है जिससे कि जान सके, कोई भी पेरेंट्स जान सके कि उनके बच्चे को किस पर्टिकुलर फील्ड में सपोर्ट की ज़रूरत है? ठीक है, न्यूमरोलॉजी से हम बिल्कुल जान सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। हम उसका एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसका ग्रिड बनाते हैं, उसका ड्राइवर नंबर निकालते हैं, कंडक्टर नंबर निकालते हैं। कंडक्टर नंबर देख के हम उसके लाइफ का पर्पस बताते हैं कि ये इस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है। जैसे 3 नंबर वाले होते हैं, विजडम वाले होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि आप टीचिंग की लाइन में जाए, कोई इंस्टीट्यूट खोले, कोई आईटी की लाइन में जाए, क्योंकि 3 नंबर जो है जुपिटर का नंबर हो गया, जी। वो बुद्धि देता है हमें। तो हम पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट होगा और आगे चल के आप इसका इंस्टीट्यूट खुलवाओ या कोई टीचिंग की जॉब में आप इसको डलवाएं तो वो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस तरीके से 5 नंबर का कोई बच्चा है, उसका कंडक्टर नंबर 5 है, तो हम उसे बोलते हैं ये तो बिजनेसमैन ही बनेगा। और ये एक 5 नंबर की क्या होता है कि वो एक छोड़ के दूसरा बिजनेस, दूसरा छोड़ के तीसरा बिजनेस, इस तरीके से वो बिजनेस करते हैं, क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा कमाना चाहते हैं। जैसे 1 नंबर वाले होते हैं, वे इन लोगों के पास पैसा आ भी जाता है, ये लोग कमा भी लेते हैं, बट ये क्या करते हैं, सेविंग नहीं कर पाते हैं। मैम, आपके पास कोई ऐसा केस आया? बिल्कुल, बहुत आते हैं केस जो कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि हम अपने बच्चे को किस लाइन में डालें। अब देखें, हमारे पास एक पेरेंट्स आए थे, उनके बच्चे का कंडक्टर नंबर 2 था और वो जो उसके जो फादर थे ना, उनका जो बिजनेस था वो आयरन से रिलेटेड था। तो अब बच्चा जो फादर के उसमें जाना ही नहीं चाह रहा था, तो पेरेंट्स ने, जैसे वो होता है ना कि आज बच्चा है, हमारा बेटा है, तो पेरेंट्स फादर का काम ही संभाल ले। जी बिल्कुल। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था, तो वो पेरेंट्स थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, भाई इतना बड़ा जो एम्पायर में हमने खड़ा किया है,
इसको कौन संभालेगा। संभालेगा? तो फिर इस वो पेरेंट्स भी आते हैं, फिर उन्होंने हमारे पास आया, कंसल्टेशन ली, तो हमने कहा, देखा जब, हमने कहा ये तो बच्चा सौम्य है बहुत, 2 नंबर लेके आया हुआ है, इसे तो आप कोई लिक्विडिटी का काम कराए, जैसे डेयरी वगैरह खुलवाए, कोई चॉकलेट का काम करवाए, कोई ऐसे दूध से रिलेटेड डेयरी वगैरह खुलवाए, लिक्विड का कोई भी आप काम करवा सकते हैं, सिल्वर का काम करवाए, लेकिन ये आयरन के काम में तो ये सक्सेस भी नहीं होगा। ओवरऑल देखिए आप, इसका मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 नंबर लिक्विड हो गया और 8 नंबर देखो आयरन है, वैसे ही एक दोनों की आपस में नहीं बनती है, जंग लग जाए पानी और वो मिलके। जी। तो फिर इस तरीके से हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप परेशान नहीं हो, बच्चे का इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो बच्चे का जो प्रोफेशनल है आप उसमें जाए। तो उनके पेरेंट्स ने जो बच्चे को काम पसंद था उस लाइन में उसको काम करवाया, आज वो सक्सेस है, बच्चा अपना अलग अच्छे से कमा रहा है। पेरेंट्स का तो है ही वो काम जो है, लेकिन बच्चे का भी इस लाइन में बहुत अच्छा चल गया है। तो एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, न्यूमरोलॉजी गाइड ही कर सकती है, किसी को बांध तो नहीं सकती है, वो गाइड कर सकती है। बाकी जो पेरेंट्स है उनको देखना चाहिए, या जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको देखना चाहिए, सूटेबल करते हैं। आजकल बच्चे भी देखेंगे तो बड़े ही अवेयरनेस है, वो खुद से ही हम लोगों से कंसल्ट ले लेते हैं बिना पेरेंट्स के ही, कि मैडम मेरे लिए क्या सक्सेस जोन आ रहा है, या मेरे लिए कौन सा बेटर है। हम उनका पूरा ग्रिड भी निकालते हैं, बच्चे अब ये साल आपके लिए सही नहीं है, नेक्स्ट ईयर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये ईयर आपके फेवर में नहीं है, इस तरह से के भी सजेस्ट करते हैं। सर अगर मैं वास्तु के अकॉर्डिंग ये जानना चाहूँ कि बच्चे का जो स्टडी रूम है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आप एक लाइन में या फिर एक वर्ड में क्या आंसर दीजिएगा? देखिए, वेस्ट साउथ वेस्ट बच्चों का लिए स्टडी का सबसे बेस्ट रूम होता है, उनकी स्टडी टेबल वहीं पे लगाई जाए तो उसके बच्चे का पढ़ने का भी मन लगेगा। ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट होता है, जो हमारे वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का होता है जोन जो होता है, अगर बच्चे की स्टडी टेबल वहाँ लगाई जाएगी तो बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा और उसको बहुत अच्छा भी लगेगा। और उसके ऊपर अगर हम एक रोज़ क्वार्ट्स और रख दें टेबल के ऊपर तो उसका और अच्छा मन करेगा, क्योंकि वो ठंडा रहता है। रोज़ क्वार्ट्स जो होता है, स्टोन जो है, वो ठंडा रहता है, तो बच्चे को ठंडक भी देता रहेगा और उसका मन लगा रहेगा। तो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन सबसे बेटर जोन। और सर आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे को ना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हर बार मार्क्स अच्छे लेकर आता है, मतलब अवार्ड्स भी मिलते हैं उसे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता लोगों के सामने। एक होते हैं इंट्रोवर्ट, लेकिन ये इंट्रोवर्ट भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि हमारे घर का जो साउथ ईस्ट जोन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि साउथ ईस्ट हमारे को कॉन्फिडेंस देता है और ईस्ट हमारे को कनेक्शन देता है। तो ईस्ट का भी इसमें रोल आता है कि उसके साथ कैसे आपस में कनेक्शंस हो रहे हैं। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता घर के साउथ ईस्ट में किसी मतलब वॉशिंग मशीन रख दी या टॉयलेट आ गया या वही फिर एंटी कलर या कचरा आ गया, तो बच्चे को अंदर कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पाता। कुछ फ्लो वाली चीज़ रख दी, या तो उसको बिल्कुल सही किया जाए, वहाँ से सब हटाया जाए, उसको क्लियर किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए, तो उसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और दूसरा साउथ वेस्ट जो रिलेशंस का है, जो आपस में रिलेशंस को जोड़ता है, अगर वो भी ख़राब होगा तो बच्चे का किसी से बात करने का वैसे मन नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस तो गया ही गया है और उसके रिलेशंस भी ख़राब होंगे। तो इन सब को ठीक करना बहुत ज़रूरी। तो मैम अगर मैं ये जानना चाहूँ या हमारे व्यूअर्स ऐसा जानना चाहें कि वैसी कौन सी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जो उनके बच्चे के फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या गलती है? देखिए आजकल जो पेरेंट्स है, वैसे तो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है पेरेंट्स को भी, बट मोस्टली जो पेरेंट्स गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको देख के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो उनसे ट्रीट नहीं करते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी वो गलती ये करते हैं कि जो फादर का बिजनेस चलता आ रहा है कि हमारा बेटा भी उसी बिजनेस में जाए या बेटी भी उसी बिजनेस में जाए, जी। और वो बच्चे कई बार होते हैं कि वो बिजनेसमैन का बेटा भी है, जॉब में चला जाता है, वो बिज़नेस करने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, बट वो गलती पेरेंट्स की यही होती है कि वो उसको सपोर्ट ना करके उससे नाराज़ हो जाते हैं कि ये जो बिज़नेस है कौन संभालेगा, अगर तुम जॉब पे चले जाओगे तो तुम्हें जॉब में ऐसे कितने पैसे मिलते हैं, हमसे ले लो बिज़नेस में रह के। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। फिर दूसरे पेरेंट्स वो भी होते हैं जो मतलब
कंपेयर बहुत करते हैं अपने बच्चों को, दूसरों के बच्चे से कंपेयर करते हैं, हाँ, कंपैरिजन बहुत है। बहुत कंपैरिजन करते हैं, और उनकी जो बच्चे की जो वीकनेस है ना वो गिनवाते रहते हैं। मतलब वो जो उसके बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो फोकस नहीं करते हैं कि बच्चे को वो बताए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन जो उसकी वीकनेस होगी वो उसको वो गिनवाते रहेंगे, दूसरों के बच्चों से कंपेयर करेंगे, या वो अपने बिजनेस में लाने की सोचेंगे। तो इस तरीके से जो है, ये 3-4 कारण है जो पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। ओ, उनको अपने बच्चों के पास बैठना चाहिए, उनसे उनके मन की बात सुने, वो क्या चाहते हैं, फिर उसका उस फील्ड में सपोर्ट करेंगे ना, तो वो उन्हीं के बच्चे ही उनको इतना आगे बढ़ के दिखाएंगे। जो दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं वो 5 साल में करेंगे, वो 1 साल में करके दिखाएंगे। बट उनको पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उन्हें मिल जाए तो वो सही डायरेक्शन में चल जाते हैं, अगर उनके पेरेंट्स का साथ नहीं मिलता तो वो एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सर अगर हम पेरेंट्स वर्ड से जानना चाहें कि पेरेंट्स हमेशा, एक लड़की के पेरेंट्स स्पेशली सबसे ज़्यादा परेशान इस बात पे रहते हैं कि शादी नहीं हो रही उसकी, या फिर नॉर्मली लड़के के पेरेंट्स परेशान इसलिए होते हैं कि शादी नहीं हो रही, हमारा बेटा तो इतना कमाता है फिर भी शादी नहीं हो रही। तो आखिर ये शादी डीले जो है वो कहीं ना कहीं वास्तु से रिलेटेड है? देखो, वास्तु से भी रिलेटेड है, और आजकल के बच्चे भी आपस में जब तक पसंद ना कर लें एक दूसरे को, तब तक वो क्या कहते हैं शादी नहीं करते। पहले क्या थे, माँ बाप जाते थे, कर आते थे, रिलेशंस भी बने रहते थे, सारा कुछ होता था। आजकल माँ बाप ढूंढते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं, पहले हम भी मिलेंगे। एक बार मिलते हैं फिर कहते नहीं हम दोबारा मिलेंगे। तो मतलब ये तो है ही है। और साथ में कहीं ना कहीं हमारा वास्तु का रोल भी रहता है। कहीं साउथ ईस्ट ख़राब है, या साउथ वेस्ट ख़राब है, या नॉर्थ वेस्ट ख़राब है। अगर इनमें भी कहीं टॉयलेट वगैरह कहीं भी चीज़ें होंगी तो ये भी मैरिज को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देता है। अच्छा। हाँ, तो इनको भी ठीक रखना हमारे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउथ ईस्ट होगा तो उसमें बंदे के अंदर गुस्सा ज़्यादा होगा, या उसके अंदर ईगो प्रॉब्लम होगी कि मैं क्या कहते हैं मुझे ये लड़की ऐसी है, और ये जो भी है इस तरीके। साउथ ईस्ट सही नहीं होगा तो वो लड़की को पसंद नहीं करके आएगा। साउथ वेस्ट अगर सही नहीं होगा तो रिलेशन ही नहीं बना पाएगा उसके साथ, उसके रिलेशन में मतलब कमी रहेगी, मुझे इसके साथ अटैचमेंट नहीं हो रही है। नॉर्थ वेस्ट है तो उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं। सर क्या ऐसा हो सकता है कि लड़के का जो वास्तु है लड़के के घर का वो बिल्कुल सही है और लड़की के घर का वास्तु खराब है, पर जैसे ही लड़का लड़की के घर में एंटर करता है उसका माइंड जो है वो चेंज हो जाता बिल्कुल है? इफेक्ट करता है। वो जैसे ही हो गया एनर्जी चेंज होगी उसकी, उसके घर अच्छा। पे गया तो, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी थी, उसके घर की पॉजिटिव सोच के चला था मैं हाँ करके आऊँगा, पर वो वहाँ जाता है उसका एकदम से दिमाग चेंज हो जाता है, एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, तो एकदम से मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। सर आपके इतने सारे केसेस में कोई ऐसा केस हुआ है जिसमें शादी डीले हो रही हो और सब करेक्शन के बाद फिर हो गई हो? हमारे पास एक बार पेरेंट्स आए, कुछ 2 पेरेंट्स आए, तो उन्होंने कहा भाई बच्चों ने आपस में पसंद किया हुआ है, पर वो आनाकानी कर रहे हैं कि भाई कभी हाँ हो रही है कभी ना हो रही है, पर हमारे परिवार वालों को और उनके परिवार वालों को हमारा घर भी पसंद है, बच्चे भी पसंद है दोनों को आपस में, पर ये चीज़ हो नहीं रही कि कुछ हमारे घर में आके देखो, कहीं हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग वहाँ गए, हमने वहाँ विजिट करी, वहाँ जाके देखा तो साउथ ईस्ट के अंदर वहाँ प्रॉब्लम थी। वहाँ पर क्या कहते हैं मेन क्या होना चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, वहाँ उन्होंने पानी डाल रखा था। वो भी क्या था कि खड्डा करके उसके अंदर जैसे अंडर वाटर टैंक होता है वो वहाँ बना हुआ था। वो तो अच्छी अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देता है। फिर उसको सही करवाया, फिर साउथ वेस्ट की साइड गए, वहाँ टॉयलेट था उसको बंद कराया, उसको ट्रीटमेंट किया। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को आकर के 15 दिन के बाद बताया कि आपके इसको करने से कुछ ना कुछ हमारे इफेक्ट्स आने चालू हो गए हैं। और फिर 1 महीने बाद उन्होंने मुझे दोबारा आकर के बताया कि अब उनका रिश्ता हो गया और अब हमने शादी की डेट भी निकाल दी है, और उसके 3-4 महीने बाद शादी हो गई और फिर वो आज बहुत सुखी है। मैम पेरेंट्स हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि आखिर हमारा बच्चा अभी भी हम बच्चा ही है। पेरेंट्स के लिए हमेशा उनके बच्चे चाहे वो 14 के हों या 24 के हों, वो उनके लिए रहते तो छोटे बच्चे ही हैं। लेकिन ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एज है जिस टाइम पे उन्हें ये समझना चाहिए कि अब हमारे बच्चे को उसके करियर के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है? न्यूमरोलॉजी कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एज बताती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में हर एज पे अलग बच्चों का इफेक्ट आता है। जैसे जो बच्चे होते हैं 2, 4, 7 वाले होते हैं, ये ओवर थिंकर बच्चे होते हैं, ये बहुत सोचते रहते हैं। पर इंट्रो बच्चे होते हैं, ये सब पब्लिकली अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे जो होते हैं 15 से 20 साल की उम्र में आके, कई बच्चे, सभी बच्चों के बारे में नहीं कह रही, कई बच्चे जो होते हैं डिप्रेशन में चल जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है।
इस एज में पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास बैठना चाहिए, डेली उनके पास 10 मिनट बैठे, उनसे प्यार से बात करें, वो क्या चाहते हैं उनके मन की बात सुने। उसके बाद क्या होता है कि 20 से 25 साल के जो बच्चे होते हैं वो एक क्ले की तरह होते हैं, उनको जैसा आप ढालोगे वो उस तरीके से ही मोल्ड हो जाएंगे। अगर आप समझे कि 28 साल तक आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, वो एक पत्थर बन जाएंगे। फिर उन्होंने जो अपना करना है ना वो अपना ही करेंगे। फिर वो पेरेंट्स के हाथ से वो एज उनकी निकल जाती है समझाने की या समझने की। फिर वो अपने आप में इतने मैच्योर हो जाते हैं, वो पेरेंट्स को समझाने लग जाते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए हर एज में। बच्चों 11 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ पेरेंट्स को उस टाइम में फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस तरीके से उनके साथ ट्रीट करना चाहिए। और जो उनके जो सक्सेस नंबर है वो जैसे आप देखेंगे 1 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले हैं, 9 नंबर वाले हैं, वो क्या है वो आज़ादी चाहते हैं, वो बच्चे जो है आज़ादी चाहते हैं। और उस टाइम में अगर पेरेंट्स उनसे आर्ग्यू करें, जैसे 15 से 20 साल या 25 साल तक उनसे आर्ग्यू करोगे तो वो ज़िद्दी हो जाएंगे। उनसे फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरीके से हर एज में जो बच्चा होता है और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो उसका नेचर होता है, उसी के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को हर एज में बच्चे का सपोर्ट देना चाहिए। आज बच्चा 40 का भी हो जाता है, अब 40 का होता है तो अच्छा कमाता कमाता डाउनफॉल में आ जाता है, तब भी उसे पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चा बड़ा भी हो गया है तो इस एज में भी अगर वो डाउनफॉल में आ गया तो उसे सपोर्ट करे। तो एज तो सभी मैटर करती है पेरेंट्स के लिए तो बच्चों की, लेकिन जो स्टार्टिंग एज है या जिनके नंबर थोड़े वीक होते हैं, जैसे मैंने बताया 247 वाले ओवर थिंकर होते हैं, वो या 159 वाले बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहते हैं। जी। वो कमा भी लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अरे भाई हमने तो कमा लिया, ईगो आ जाता है उनका। हाँ, तो बिल्कुल। उसको पेरेंट्स को उस टाइम उसको ध्यान रखना चाहिए, समझाना चाहिए कि हमें अपने ईगो पे काम नहीं करना है, हमें जो कमाया है उसे सेव करना है, क्योंकि इनमें सेव करने की भी आदत नहीं होती है। 159 वाले मतलब जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा वो खो भी देते हैं। अब 247 वाले ओवर थिंकर होते हैं, बट ये सेविंग में इनका बहुत ध्यान होता है, ये एफडी कराते हैं, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे होते हैं ना। 8 नंबर वाले होते हैं, उसके पास हार्ड वर्क से पैसा आता है, लेकिन जो पैसा कौन सा, शनि का पैसा आता है। शनि का पैसा एक बहुत बड़ा पैसा होता है, जो शनि जब पैसा देता है तो फिर वो हार नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, अगर बच्चों की ही बात करें तो घर परिवार में पेरेंट्स के 2 चाइल्ड होते हैं, जिनमें एक भाई एक बहन। भाई बहन में ऐसे नॉर्मली लड़ाइयाँ होती रहती हैं, पर किसी किसी में ना इतनी बुरी तरह से लड़ाइयाँ होती हैं कि एक टाइम पे पेरेंट्स जो हैं वो ये कह देते हैं कि लगता है किसी को दिखवाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा ही लड़ रहे हो। तो ऐसे में क्या वास्तु का रोल है या फिर कुछ और है? नहीं, वास्तु का रोल भी है। जैसे सेंटर है, सेंटर के अंदर कोई हैवी पिलर आ गया या हैवी अलमारी आ गई या कोई भी हैवी चीज़ आ गई या कोई कचरा वगैरह है, तो बच्चों में ईगो क्लैश हो जाती है। अच्छा। अगर नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट अगर ख़राब है, एंटी कलर है या कोई भी वहाँ पर अनबैलेंस है, तो क्या होता है बच्चों में चुगली करने की आदत हो जाती है। वो माँ बाप को जाके चुगली करते हैं, सपोर्ट नहीं होती, बोलते रहते हैं। फिर एक साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट अग्नि का कारण है, उनमें गुस्सा बढ़ता है। जब गुस्सा बढ़ेगा, साउथ ईस्ट अनबैलेंस होगा तो बच्चों में अपने आप गुस्सा होगा, आपस में झगड़े करेंगे। साउथ वेस्ट है, रिलेशंस का जोन है। अगर साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं होगा तो वहाँ पे तो परिवार के भी झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी तक के हो जाते हैं, भाई बहन के भी झगड़े हो जाते हैं, किसी भी हो सकते हैं। तो जब भी वो सोएं, एक तो उनके बीच में क्या कहते हैं पार्टीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी एनर्जी को कट कर देता है, उससे उनकी दुश्मनी बढ़ती है। उनके पास में कोई हैवी अलमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए बच्चों के लिए। एक और बात है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं और कभी कभी बच्चे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई वो विदेश में जा कर के पढ़ें। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी चलता है सोशल मीडिया पे, यूएसए जाओ, यूएस जाओ। तो विदेश जाने के लिए ऐसा कौन सा जोन है जिस पे पेरेंट्स को या किसी भी पर्टिकुलर बच्चे को ध्यान देना चाहिए? देखिए, पहले तो नॉर्थ ईस्ट है कि बच्चे को पहले विजन होना चाहिए कि वो कौन से देश में जाना चाहता है, किस लिए जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। जब तक उसका नॉर्थ ईस्ट सही होगा तो उसको पता लगेगा, क्लैरिटी रहेगी, उसके क्लैरिटी माइंड रहेगा कि उसको वहाँ जाके क्या करना है, क्या चीज़ पढ़ने जा रहा है या काम के लिए जा रहा है, किस वजह से जा रहा है। दूसरा, साउथ ईस्ट अच्छा होना चाहिए। साउथ ईस्ट अच्छा होगा तो उनको पैसा आएगा, पेरेंट्स के पास कैश फ्लो बढ़ेगा। तो अगर कैश फ्लो बढ़ेगा तो ही बच्चे को बाहर बेच पाएंगे, जब तक पैसा नहीं होगा तो बाहर नहीं बेच पाएंगे। एक नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़रूरी होना चाहिए क्लियर, वहाँ भी बैलेंस होना चाहिए क्योंकि वो स्पोर्ट का जोन है। जी। ये भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए।
ये हमारे को विदेश यात्रा का कराता है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट को भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कोई हैवीपन ना आ जाए, कोई एंटी कलर ना आ जाए, या किसी भी तरीके की कोई भी मतलब कचरा या कोई जूते चप्पल मतलब कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी ना आए, क्योंकि ये जो वेस्ट जोन है वो इच्छा पूर्ति का जोन है। वहाँ पर क्या कहते हैं, जो जिसको जहाँ जाना है वहाँ की विदेश की फ़ोटो लगा दे, वहाँ पे विदेश की फ़ोटो लगा दे और क्या कहते हैं अपनी इच्छा लिख करके दिखा दे कि मेरे को ये इस चीज़ के लिए जाना है, तो इच्छा पूर्ति का जोन है। सर वैसे तो सवाल ख़त्म होंगे नहीं वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वो भी बच्चे के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग कोई पेरेंट्स, पर्टिकुलर पेरेंट्स एक चेंज लाए और न्यूमरोलॉजी के इनसाइट से उसे फॉलो करे कोई एक चेंज को, तो वो क्या हो सकता है? न्यूमरोलॉजी में हम बच्चों के प्रोग्रेस के लिए अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, हर पेरेंट्स जो भी है वो चेंज करना चाहते हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं अभी एक क्ले की तरह है, अरे हम उनको जिस तरफ मोड़ेंगे वो मुड़ जाएंगे। अगर पेरेंट्स खुद भी रील देखते हैं या उनका इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में, तो वो एक सिंपल जो बेसिक है उनका, वो आज आपको रील में भी मिल जाएगा या किसी आप न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस में रह के करें। तो ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को ये देखना कि बच्चे का आपका नेचर कैसा है, इसके लिए क्या प्रोफेशनल सही रहेगा, कौन सी एज में। हम लोग ये भी बताते हैं कि बच्चा की जो हेल्थ वेल्थ है इस टाइम ये रहेगी, उस टाइम मतलब ये रहेगी। तो आप लोग ये पेरेंट्स को ध्यान रखना जरूरी है कि जो लोशो ग्रिड जो हम बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के उसके लिए जो क्या प्रोफेशनल बेटर है, शुरू से ही उसका नेम को सही रखे, आगे उसको जो मोबाइल नंबर दिलाना है वो भी उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ से सिंक करता हुआ होगा। ये 4-5 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे और न्यूमरोलॉजी के बाकी अपने अकॉर्डिंग, घर के सभी जोनों को सही रखें, कोई कचरा ना हो, कोई टूटी वस्तुएं ना हो, कोई घड़ी रुकी हुई ना हो, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक छोटी छोटी चीज़ के अंदर एनर्जी होती है, वो हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, हर किसी के ऊपर इफेक्ट करती है। जी। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें ना रखें जो हमारे जो नेगेटिव एनर्जी देती है, और सबको क्लीन रखें, घर को बिल्कुल क्लीन रखें। जूते चप्पल जो भी है सब एक साइड अलमारी में ढंग से रखें, इधर उधर फैले ना हो, कचरा इधर उधर कहीं फैला ना हो। टॉयलेट का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें। तो मतलब जितनी नेगेटिव एनर्जी उनके घर में कम रहेगी, उतने बच्चे और परिवार पूरा खुश रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन Thank you जी। देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि वो अपने बच्चे का फ्यूचर किस तरीके से प्लान करे कि वो बच्चा सक्सेसफुल हो, सही डिसीज़न लेना शुरू कर दे। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज़ तो साफ है कि कभी भी अपने बच्चे की ना तो कंपैरिजन करें, ना ही तो उसे हमेशा भला बुरा बोलते रहें। ऑलवेज ट्राई कि उसे उसकी एबिलिटीज़ बताएं, ना कि डिसेबिलिटीज़ बताएं। ओके, नेगेटिव एनर्जी से उसे जितना हो सके उतना दूर रखें। और अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए, इस बात का सजेशन आप ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम।